नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ हिंदी कहानी उद्भव और विकास। आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है, कहानी कहते किसे हैं, कौन सी कहानी पहली कहानी है, कहानी का जन्म कब हुआ, कहानी का विकास किस रूप में हुआ, इन सभी बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए आज ये हमारा विचार रहेगा। जब कहानी की बात करते हैं तो तब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि कहानी का जन्म कब हुआ, कहानी कहाँ से उत्पन्न हुई, पहली कहानी कौन सी थी। कहानी का प्रारंभ तो वाचिक परंपरा में रहा, लोक परंपरा में, लोक मुख में रहा। ये हम कह सकते हैं कि आदि मानव के जन्म के साथ ही कहानी का जन्म हुआ। आदि मानव ने जो अपने आसपास घटित होते हुए देखा, जो अपने जीवन में घटित होते हुए देखा, जो समाज में देखा, उसे एक अपनी कल्पना का अंश मानते हुए कथा का एक रूप दे दिया। उसे एक कहानी बुनना जिसे कहते हैं, और इस रूप में लोक कथाओं के रूप में एक कथा कहने की परंपरा, कहने और सुनने की। एक सुनाने वाला होता है, एक सुनने वाला। तो ये परंपरा चल पड़ी और उस रूप में आरंभ में कहानी नाम कहीं नहीं मिलता है। कहानी नाम आधुनिक काल की देन है। उससे पहले संस्कृत में हमें कथा शब्द, आख्यायिका शब्द, आख्यान, ये शब्द मिलते हैं। बंगला में गल्प शब्द से मिलता है। कहानी के लिए कहनी शब्द से ही कहानी बना, जो कहने और लोगों के सुनने से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से दादी नानी की कहानियों से प्रारंभ होकर वो कहानी एक साहित्यिक विधा के रूप में गद्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य में एक नवीन साहित्यिक विधा के रूप में 20वीं शताब्दी में प्रचलन में आई। अगर हम कहानी की परंपरा को पहले से देखें, प्रारंभ कब से हुआ, तो संस्कृत साहित्य प्राचीनतम साहित्य है और संस्कृत में वैदिक साहित्य सबसे प्राचीन है। अब आप देखेंगे ऋग्वेद में हमें यम यमी संवाद, पुरुरसी पुरुरुआ संवाद देखने को मिलता है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों, पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। नहुस की, हरिश्चंद्र की, नल दंपति की, नासिकेतोपाख्यान मिलता है, नचिकेता का मिलता है, गंगा अवतरण मिलता है। तो ये सब आख्यान रूप में हमें प्रारंभिक काल में संस्कृत में दिखाई देते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य धार्मिकता था, धार्मिक तत्वों की विवेचना करना था। तो अधर्म और आध्यात्म को केंद्र में रखते हुए जो वैदिक साहित्य में, ये पौराणिक साहित्य में हमें आख्यान उपाख्यान मिलते हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नीति कथाओं के रूप में पंचतंत्र है, हितोपदेश है, बृहत कथा मंजरी है, कथा सरित सागर, सुख संपत्तियाँ, ये कथाएं मिलती हैं जिनमें केवल मानव ही मात्र नहीं है, मानवेतर पशु पक्षियों को भी पात्र बनाया गया है। उनके माध्यम से धर्म को, राजनीति को, कर्तव्य को नैतिक उपदेश दिए जाते हैं। मनोरंजन तो होता ही है, एक कौतूहल भी बना रहता है, जिज्ञासा भी बनी रहती है कि आगे क्या होगा, और उन पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से समाज को एक दिशा निर्देश दिया गया है। पंचतंत्र और हितोपदेश की तो रचना ही राजकुमारों को शिक्षा देने के उद्देश्य से है और कहानियाँ पशु पक्षियों के माध्यम से बताई हैं। कैसे आलस्य का त्याग करना चाहिए, किस तरह से विद्यार्थी जीवन होना चाहिए, राजनीति में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो विभिन्न विषयों को, विभिन्न पक्षों को केंद्र में रखते हुए और कहानियों के माध्यम से एक दिशा निर्देश दिया गया, एक उपदेश दिया गया। तो ये कथाएं कहीं ना कहीं मनोरंजन भी हुआ करती,
रहस्य उद्घाटन भी करने वाली होती थी और उपदेशात्मक भी हुआ करती थी। फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के आने के बाद जातक कथाएं आती हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के उनके जो पूर्व जन्म थे बोधिसत्व के रूप में जो विभिन्न अवतार लिए, उस समय की उनकी कथाएं वह उन जातक कथाओं में मिलती हैं। और फिर लौकिक संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं कथा मिलती है, आख्यायिकाएँ मिलती हैं। वहाँ आख्यायिका शब्द ज़्यादा मिलता है। जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी हम देखते हैं, दंडी का 10 कुमार रचित है, सुबंधु की वासव दत्ता है, धनंजय का तिलक मंजरी आदि। तो ये रचनाएं उस समय की आख्यायिका के रूप में हैं, कथाओं के रूप में भी चलती हैं, जिसमें कल्पना भी है, इतिहास भी है, मनोरंजन भी है और रहस्य उद्घाटन भी है। फिर जो हमारे पूरे हिंदी साहित्य का मध्यकाल रहा, उसमें गद्य का लगभग अभाव रहा। कथाएं पद्यात्मक रूप में मिलती हैं। प्रेमाख्यानों के रूप में हम देखते हैं सूफी काव्य, जायसी का पद्मावत, मधुमालती, चंडायन देखते हैं और मुल्ला दाऊद का मृगावती आदि देखते हैं। तो इनमें प्रेम कहानियां हैं पर गद्य रूप में नहीं हैं। ये सारी कहानियां पद्य के रूप में होती हैं। मुगल शासन आया तो उसके साथ साथ उनकी विधाएं भी आई, साहित्य भी आया, किस्से भी आए, किस्से तोता मैना का, लैला मजनू का किस्सा। तो यही किस्से आगे जोड़ने लगे। पर जब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ तब नवजागरण आया। जिस समय हिंदी का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ तो तब नवजागरण आया। तो गद्य साहित्य की अनेक नवीन विधाओं का जन्म हुआ। एक और राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, समाज सुधार की भावना प्रबल हुई, मुद्रण की सुविधा हुई थी, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिनके कारण हिंदी साहित्य में अनेक नवीन गद्य विधाओं का विकास हुआ। जैसे नवीन गद्य विधाएं, उपन्यास का विकास हुआ, निबंध का विकास हुआ, कहानी का विकास हुआ। उपन्यास पहले आया, कहानी बाद में आई। और जो हिंदी कहानियाँ 20वीं शताब्दी में देखते हैं एक साहित्यिक विधा के रूप में, उसका प्रारंभ उनके स्रोत, एक और हम अपने भारतीय साहित्य में संस्कृत साहित्य को देखते हैं, तो दूसरा वो अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी का प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा और बंगला में गल्प लिखे जाने लगे और वही गल्प कथाएं फिर हिंदी कहानी के रूप में हिंदी खड़ी बोली में आई। इस तरह से प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देखते हैं एक और हमारा अपना प्राचीन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में कथा रूप में था, दूसरी ओर बंगला की गल्प कथा और उधर किस्सा कहानी आदि थे। इन सब का प्रभाव प्रारंभिक हिंदी कहानियों में हमें दिखाई देता है। अब हम देखते हैं जो कथा थी, चाहे वो लोकमुख में रही, वाचिक परंपरा में रही या साहित्य में आख्यायिका आदि के रूप में आई, तो कथा में वर्तमान की कहानियों में मूल अंतर क्या है। जो साहित्यिक विधा के रूप में 19वीं शताब्दी में हिंदी में कहानी रचना होने लगी, तो दोनों में मूल अंतर क्या है, इसकी अब हम बात कर सकते हैं। कथा और कहानी का अंतर। अब कथा और कहानी के अंतर को समझने के लिए मैं आप लोगों को दूसरा वीडियो शेयर करूंगी। मैं चाहूँगी कि आप उससे पहले हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, जो मैंने आपको समझाया, इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास काफ़ी लंबा है, मैं एक एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूंगी। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कथा और कहानी का अंतर। धन्यवाद।